बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बेटा आंसर दे रहा था जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से। तो मैं उसमें आपको एग्जांपल ये देने लगा था कि मेरी अपनी एक क्लास फेलो थी, उन्होंने एक रिसर्च थी, उन्होंने उनका जो थीसिस था वो ये था कि जो डेली बेसिस के ऊपर अनाउंसमेंट्स होती हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, उसका स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है और उसकी वजह से लोगों के ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। आप देखिए, डेली की न्यूज, मतलब फॉर एग्जांपल आज किस किस न्यूज़पेपर के ऊपर स्टॉक मार्केट के बारे में उनको न्यूज आई। अब उनको वो डाटा कलेक्ट करने में काफी प्रॉब्लम भी आई, क्योंकि उनको हर न्यूज़पेपर के ऊपर से वो स्पेसिफिक कटिंग लेनी पड़ती थी। फिर तो चेक ये करना है कि अगर तो डाटा आपके लिए पॉसिबल है, आप एफर्ट कर सकते हैं, तो फिर आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, नो इशू एट ऑल, चाहे वो लोकल लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। और आप देखिएगा, जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे ना, आपने आज कोई टॉपिक सोचा होगा, आप सुपरवाइजर से डिस्कस करेंगे, फिर आपका सुपरवाइजर कहेगा नहीं ये इंप्लीमेंटेबल नहीं है, आप चेंज करो, तो आपको दोबारा चेंज करना पड़ेगा। उसकी रीजन क्या होती है कि कुछ चीजें ऐसी होती है, स्टूडेंट्स को लगता है कि यार इस पे काम हो सकता है, लेकिन सुपरवाइजर को ये पता होता है कि आगे जाके स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी डाटा कलेक्शन के अंदर। हम टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हम आगे वाले स्टेप्स के बारे में नहीं सोचते कि इसके बारे में जो हमने डाटा लेना है वो कैसे लेना है। अब मैंने अपनी एग्जांपल दी आपको 4 कंट्रीज का। पाकिस्तान का डाटा तो मुझे इजीली मिल गया, बाकी कंट्रीज का डाटा मुझे परचेज करना पड़ा खुद। मतलब मुझे वो डाटा अवेलेबल नहीं हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि डाटा बेसिस अवेलेबल नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे या तो बाहर से मंगवाना पड़ा डाटा, या फिर मुझे कुछ डाटा परचेज करना पड़ा। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वरना टॉपिक कोई भी हो सकता है, लोकल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे आप किसी टॉपिक पे भी काम कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर है बेटा? जी क्लियर है बेटा? कोई क्वेश्चन? एक स्टूडेंट और भी हैंड रेज किया था, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, पूछ ले बेटा अभी। नहीं सर, उसका आंसर आपने किया था पहले ही। ओके ओके बेटा, अभी क्लियर है सबको? ओके सर, ओके सर, क्लियर। बाकी अभी आप, हाँ अभी आप टेंशन ना लें। जब आप लोग टॉपिक सिलेक्शन की तरफ जाएंगे ना, तो आपके बहुत सारे माइंडसेट चेंज होंगे। पर मैं आप लोगों को वैसे मशवरा दूंगा, अगर आप लोग थीसिस पे करना चाह रहे हैं ना काम, मैं आपको टॉपिक्स भी थोड़े से प्रोवाइड कर दूंगा। जब हम कुछ लेक्चर्स पढ़ लेंगे तो मैं कुछ टॉपिक्स आप लोगों को दे भी दूंगा। लेकिन कोशिश करें कि आजकल जो कोरोना वायरस है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्चेज हो रही हैं। तो आप उसके बारे में वैसे ही गूगल पे जाके ना सर्च करेंगे कोरोना के ऊपर कौन कौन से पेपर्स पब्लिश हुए हैं, लेटेस्ट पेपर 2020-2021 वाले। कोई से जस्ट जनरल से पेपर पढ़ ले, 5-7 पेजेस वाला, बहुत बड़े लंबे छोटे पेपर बेशक ना ढूंढे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि लोग कोरोना वायरस पे किस किस एंगल में काम कर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज के ऊपर काम कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज पे काम कर रहे हैं, पॉपुलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सारे एरियाज आपको नजर आ जाएंगे। तो वो फिर इसी को हम कहते हैं कि जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करना। तो आप में से कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो इन टॉपिक्स को जरूर देखिएगा, और ये बड़े हॉट टॉपिक्स हैं और बड़ा अच्छा इसके ऊपर रिजल्ट्स भी आएंगे, और जल्दी आपका थीसिस भी क्लियर हो जाएगा। ओके, जी सर। जब आप लोगों ने डाटा कलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो एनालिसिस का है। अब एनालिसिस के लिए मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। क्वालिटेटिव के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, क्वांटिटेटिव के लिए मुख्तलिफ है, क्वालिटेटिव के लिए इवन के दोनों के अंदर क्वांटिटेटिव। माइक बेटा म्यूट कर लेना जब आप बोलते हो, तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। काइंडली अपना जब क्वेश्चन करें तो उसके बाद माइक म्यूट कर लें आप लोग। तो बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, ईव्यूज हैं, SPSS हैं, आर सॉफ्टवेयर है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जो है उसकी बेसिक चीजें आपने एनालिसिस करना है, एनालिसिस पर जाएंगे उसको पढ़ना कैसे है, ये मेरी कोशिश होगी कि मैं करवा दूं। अगर सपोज अगर ये ना भी हो सका, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मैं भी यहीं पे हूँ, आप लोग भी यहीं पे हैं, थीसिस भी आपने यहीं पे करना है, मैं भी इसी के अंदर ही हूँ। आप लोग जब एनालिसिस तक पहुंच जाएंगे तब भी मैं हाजिर हूँ, मैं आप लोगों को एनालिसिस के अंदर भी हेल्प आउट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। इस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल परेशान नहीं होना कि पता नहीं हमें एनालिसिस करना आएगा या नहीं आएगा। वो किसी को भी नहीं आता होता, जब आप करेंगे तो आपको आ जाएगा, वो आपको सिखा दिया जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसी क्लास के अंदर ही मैं कुछ ना कुछ सिखा दूं। असल में ऑनलाइन के अंदर और फिजिकल क्लासेस अगर हो ना, तो उसमें बड़ा फर्क होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम आपको आमने सामने पे बैठ के लैपटॉप के ऊपर आपको सिखा सकते हैं। मे पॉसिबल होपफुली 7 जून को कह तो रहे हैं कि शायद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन हो जाए, तो अगर हो गए तो फिर ज्यादा बेहतर हो जाएगा हमारे लिए भी, कि आप लोगों के साथ फिर फेस टू फेस जो है वो क्लासेस हमारी हो जाएंगी। ओके बेटा, अब क्वालिटेटिव में देन देखिए लिखा जी राइट योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन। जब आपने एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस को फिर आपने लिख दिया, वहां पे रिजल्ट्स दे दिए, कंक्लूजन कर लिया, तो देन आपने क्या करना है, आपने अपने पूरे थीसिस को कंपाइल कर लेना है।
उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, प्रपोजल में क्या क्या चीजें आएंगी। देखें, सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल होता है, उसके बाद आपने थीसिस लिखना होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। जब आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो सबसे पहले आप प्रपोजल बनाएंगे। प्रपोजल का मतलब क्या होता है कि आपने बताना है मेरा टॉपिक क्या है, मेरा इंट्रोडक्शन क्या है, मैं किस टॉपिक पे काम करना चाह रहा हूँ, उसमें लिटरेचर रिव्यू भी आएगा, उसमें मेथोडोलॉजी भी आप बताएंगे, मेरी सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होंगी, वो सारी प्रपोज्ड होंगी कि इस पे मैं काम करना चाह रहा हूँ। तो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाना है आपने। और मेरा लिटरेचर रिव्यू जो भी उसमें आपने किए होंगे सारे के सारे, आप ये समझ लें कि थीसिस की शॉर्ट फॉर्म क्या वो प्रपोजल है। जब आपने प्रपोजल को डिफेंड कर लिया तो इसका मतलब है कि आपको परमिशन मिल गई कि अब आप इसको एक्सटेंड कर लें, अब आप इसको थीसिस की फॉर्म में ले जाएं। फिर जो हमने प्रपोज किया था उसके ऊपर आपने ये काम करना, जब भी मैंने आपको सारा सिखाया कि आपने आगे से आगे लेके जाके उसका एनालिसिस रिजल्ट लिखने के बाद उसको आपने लिख देना है। उसके बाद फिर आपने अपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसकी प्रेजेंटेशन भी देनी है, उसको सबमिट करना है। देन फिर आपको पता ही है उसके ऊपर एक्सेप्टेंस भी हो सकती है, उसके ऊपर रिजेक्शन भी हो सकती है, उसमें चेंजेस का भी कहा जा सकता है उसके अंदर कि आप मजीद इसको बेहतर कर लें, जिसे हम कह सकते हैं कि आपके जो व्यू करेंगे आपकी प्रपोजल रिपोर्ट को या थीसिस को, तो उसके ऊपर कमेंट्स देंगे कि आप इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लॉज हैं, आप इसको मजीद बेहतर कर लें। तो डेफिनेटली अगर कोई आपको सजेस्ट करेगा तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज में पॉसिबल आपकी जो रिपोर्ट है बिल्कुल 100% एज इट इज एक्सेप्ट कर ली जाए तो वो भी पॉसिबल है। तो ये एक मैंने आपको छोटा सा ओवरव्यू दिया, इंक्लूडिंग योर प्रपोजल, इंक्लूडिंग योर रिसर्च थीसिस। यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? ये डायग्राम अब क्लियर है ये आपको? जी सर। ओके, चलें फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी जो हमने कुछ पहले पढ़ भी ली हैं, लेकिन इसमें देख लेते हैं क्या होता है। कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस का आपको पता होना चाहिए। कुछ डेफिनेशन मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ा भी दी थी, लेकिन कुछ दोबारा इसमें रिपीट हो रही होंगी तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। मेथड्स क्या होते हैं बेटा? सिंपल टेक्निक्स होती हैं, प्रोसीजर्स होती हैं जो आप डाटा के लिए यूज करते हैं। जिस तरह आप कहते हैं जी मैंने क्वांटिटेटिव मेथड यूज करना है या क्वालिटेटिव यूज करना है, मैंने क्वेश्चनर मेथड यूज करना है, मैंने ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करना है, उसको हम मेथड बोलेंगे। यानी मेथड मीन टेक्निक और प्रोसीजर टू कलेक्ट द डाटा। मेथडोलॉजी बेटा क्या होता है? देखिए जिस तरह मैंने बोला था कि आपने रिसर्च मेथडोलॉजी लिखनी है। मेथडोलॉजी का मतलब होता है कि आपने रिसर्च किस तरह से कंडक्ट करनी है। मेरी मेथडोलॉजी क्या है, किस तरह से मैं कंडक्ट करूंगा। यानी ये मेरा सैंपल साइज होगा, ये मेरा मॉडल होगा, ये मेरे वेरिएबल्स होंगे, ये मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, ये मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, सैंपल मेरा इतना होगा, डाटा कलेक्शन मेरी इतनी होगी। अगर आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा यूज कर रहे हैं तो आप बताएंगे जी इस साल से लेके इस साल तक का मैं डाटा कलेक्ट करूंगा। इस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी कि अगर आप कोरोना वायरस के ऊपर बात करें तो कोरोना वायरस के ऊपर मैक्सिमम डाटा आपको 2000 से लेके 2000 कह रहा हूँ 2020 से लेके, क्योंकि 2020 के अंदर स्टार्ट हुआ प्रॉपर ये, तो 2020 से लेके या 2019 का एंड भी ले लें चलें, तो 2019 के एंड से लेके आपको मैक्सिमम 2021 जो लेटेस्ट मंथ है वहां तक का डाटा मिल सकता है। इससे पीछे वाला डाटा अवेलेबल नहीं कोरोना के ऊपर। तो उसके लिए कुछ थ्योरीज वगैरह होंगी पीछे, जो डिफरेंट किस्म की अदर डिजीजेस होंगे उनको आप वैसे डिस्कस कर सकते हैं कि वो भी कोरोना की तरह की हैं, ये इंपैक्ट होते हैं, लेकिन उसके ऊपर डाटा आप इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो मेथडोलॉजी का मतलब क्या होता है? वे ऑफ डूइंग द रिसर्च, आसान अल्फाज के अंदर कि आपने रिसर्च कैसे करनी है। जी सर, ये फिलॉसफी और अप्रोच और मेथोडोलॉजी में क्या डिफरेंस है? एक ही चीज है, मुख्तलिफ नाम है। देखें, फिलॉसफी का मतलब है कि आपने अंडरस्टैंड करना है कि आप मतलब आइडिया जनरेशन कह लें। फिलॉसफी मीन कि आपने अपने माइंड के अंदर सोच लिया कि मैंने ये काम करना है, दैट इज योर फिलॉसफी। क्लियर हो गया कि जी मैंने कोरोना वायरस के ऊपर काम करना और इस एरिया में काम करना है। उस फिलॉसफी के लिए फिर आप मेथडोलॉजी डेवलप करोगे। अच्छा यार मैंने कोरोना वायरस के लिए काम करना है तो मैं कौन कौन से वेरिएबल्स यूज करूंगा। अब आप उसको प्रैक्टिकल फिजिकल फॉर्म में लिखना शुरू हो गए। यानी आप ये समझ लें कि फिलॉसफी का मीन है कि आपने अपने दिमाग के अंदर एक चीज को अंडरस्टैंड कर लिया कि मैंने इस एरिया की तरफ जाना है, कि मैंने पीएचडी करनी है तो मैंने इस एरिया में करनी है, ये मेरी फिलॉसफी है। अब मैंने पीएचडी अगर करनी है तो मैंने कहाँ से करनी है, क्या तरीकेकार होगा, कितने सालों की होगी, किस तरह से होगी, क्या करना होगा, वो सारे का सारा आपका मेथडोलॉजी में आ जाएगा। उस मेथडोलॉजी के अंदर फिर जो आपने वेरिएबल्स यूज किए उनके बारे में डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, दैट इज योर मेथड्स। करने का तरीकाकार क्या होगा, वो आपके मेथड्स होंगे। यानी ये तीनों चीजें मिलती जुलती हैं आपस में, आपने कंफ्यूज नहीं होना। फिलॉसफी का मतलब होता है अंडरस्टैंड द थ्योरी, थ्योरीज को अंडरस्टैंड कर लिया कि यार ठीक है ये काम हो रहा है, मैं इसके ऊपर काम करना चाह रहा हूँ। देखिए आप कोई भी टॉपिक शुरू करेंगे ना, आपको उसको पहले समझने में प्रॉब्लम आएगी।
आप सोचेंगे यार मैं इस एरिया में काम करूंगा, जब आप लिटरेचर को पढ़ेंगे तो आपको उस एरिया से रिलेटेड बहुत से और टॉपिक्स मिल जाएंगे। फिर आप सोचेंगे नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं नहीं कर सकता, मैं इस पे करना चाहूंगा। तो फिर जब आप किसी एक चीज के ऊपर क्लैरिफाई हो गए तो वो आपकी फिलॉसफी क्लियर होगी कि आपने यार ये फील्ड चूज कर लिया कि मैंने इस फील्ड में जाना है। फिर उस फिलॉसफी के लिए आप मेथोडोलॉजी बनाओगे कि ठीक है यार मैंने इस फिलॉसफी को अचीव करना है, जो मैंने बनाई है, तो मैं क्लियर हूँ, उसके लिए मेरी ये मेथोडोलॉजी होगी, ये मेरा सैंपल होगा, ये मेरा मॉडल होगा, ये मेरे वेरिएबल्स होंगे, और उन वेरिएबल्स के बारे में मैंने डाटा इस तरह से कलेक्ट करना है, क्वेश्चनर के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। वो कौन से मेथड्स होंगे वो आपका मेथड्स में आ जाएगा। अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, अगर बेटा फिर भी ना समझ आए तो कोई इशू नहीं, पूछ लिया करें। यस सर, हाँ, हम Clear, यहाँ पर sir. डिस्कस करने के लिए बैठे हुए हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, ये अब यहाँ पे देखिए दो तरह की बेटा, यहाँ पे आप रिसर्च कह लें या दूसरा चीज कह लें, कुछ होते हैं बोगस सर्वेस, जिस तरह अक्सर सर्वे करवाए जाते हैं। अब जो बोगस सर्वेज होते हैं बेटा, जिसके ऊपर अगर आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं या उसके रिजल्ट्स को आप इंटरप्रेट करना चाहते हैं, उनको इंटरप्रेट नहीं आप कर सकते प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीके के साथ। अब ये देखिए यहाँ पे जो दो तीन हेडिंग्स लिखी हैं इनको आपने पढ़ना है। एक तो ये स्टैटिस्टिकली हार्ड होते हैं टू ऑब्टेन एंड इंटरप्रेट। नंबर 2, डिफिकल्ट टू नो इफ द सिचुएशन इज गेटिंग बेटर और वर्स, यानी उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपको ये कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि अगर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो सिचुएशन बेहतर होगी या अच्छी होगी। इसीलिए अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास के अंदर जब हमने रिसर्च को पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि एक अच्छी रिसर्च के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। और ये देखिए नीचे लिखा भी हुआ कि रियल रिसर्च का मतलब क्या है। अब बोगस रिसर्च क्या होती है, चले मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ। आप लोगों ने एक थीसिस सिलेक्ट किया जो हमारे पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल आपने घर बैठे बैठे एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, इसी तरह बैठे बैठे मुझसे पूछा, आपने कहा ठीक है यार कर लेते हैं। आपने कहा जी मैं हेल्थ इंडिया एजुकेशन सेक्टर के ऊपर मैंने काम करना है, मैंने कहा चलो ठीक है। आपने क्वेश्चन बनाए, अब आपने कहा कि सर ये क्वेश्चन मैंने फिल करवाने, इसके रिजल्ट्स वगैरह हमने फिर ना वो मैंने रिजल्ट्स देने हैं। अब आपने क्या किया, आपने कहा यार कौन इतनी गर्मी में बाहर जाए, आपने घर बैठे बैठे यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, और ये रियलिटी है कि हमने रिजल्ट्स लोगों से पास जाने से सर्विस कंडक्ट करने की बजाय हमने घर बैठे बैठे क्वेश्चनर फिल किए, उन क्वेश्चनर फिल किए हुए क्वेश्चनर को सॉफ्टवेयर में डाला, देखा कि रिजल्ट सही नहीं आए, यानी जिस तरह के रिजल्ट्स हम चाह रहे थे वैसे नहीं आए, हमने डाटा को थोड़ा सा और आगे पीछे किया और उसको ठीक कर लिया। और ये रियलिटी है, मैं सॉरी टू से कि ये हम लोग करते हैं, क्यों? ताकि बच्चा पास हो जाए, स्टूडेंट निकल जाए, जो कि इंतहाई गलत है। अब अगर आप इस किस्म की रिसर्च करेंगे तो आप मुझे बताएं, अगर आप उनके रिजल्ट्स को इंप्लीमेंट करेंगे, हाउ कुड यू से दैट कि वो रिजल्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो आपको रिजल्ट्स देंगे। और ये हमारे मुल्क के अंदर ऐसा होता है, अदर कंट्रीज के अंदर ऐसा नहीं होता। उसकी रीजन क्या होती है? अगर आप वहां पे देखिए तो वहां पे जो कॉपी है ना, अगर आप कॉपी करते हैं तो बेटा उसके ऊपर आपका पूरे का पूरा जो है ना वो पूरी की पूरी रिसर्च भी कैंसिल कर देते हैं। नंबर 1, नंबर 2 अगर उनको पता चल जाए, नंबर 2 वहां पे प्लेजरिज्म क्राइम है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बेटा अपनी बताता हूँ। बीबीए का जब मैं स्टूडेंट था, मैं छोटी सी अपना वाकया आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो मैंने ना एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, तो वहां पे एक आती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अक्सर आप लोगों ने भी सुना होगा, मांगते हैं जी कि आप क्यों करना चाह रहे हैं, हमारे मुल्क में क्यों आना चाह रहे हैं। अब मैं उस वक्त बीबीए का स्टूडेंट था, जिस तरह से स्टूडेंट्स करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने कोई नेट से ना मुख्तलिफ वेबसाइटों से अच्छे अच्छे फिक्रे उठाए कि जी मैं आपके मुल्क में ये है, आपके मुल्क में वो है, ये है वो है, आप बहुत तरक्की कर रहे हैं, मतलब बड़े अच्छे अच्छे कोई तकरीबन 5-6 वेबसाइट से ना मैंने उठा के कोई 1.5 पेज की ना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाई और मैंने वो लगा के अप्लाई कर दिया। बिलीव मी, जब मुझे उसका डेफिनेटली जब मुझे उसका रिजल्ट आया, जब मुझे उसकी ईमेल वापस आई, उस बंदे ने हर लाइन को, जहां जहां पे मैंने कॉपी किया हुआ था उस लाइन को रेड किया हुआ था और साथ में उसने उसका लिंक अटैच किया था कि ये लाइन आपने फलां वेबसाइट से उठाई है, ये लाइन आपने फलां वेबसाइट से उठाई है। और एट द एंड उसने ये लाइन लिखी थी कि प्लेजरिज्म इज क्राइम इन आवर कंट्री, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम इफ यू वांट टू अप्लाई इन आवर यूनिवर्सिटी। अब छोटी सी बात ही, मेरे लिए बड़ी छोटी सी बात है। पाकिस्तान में आप देख लें, आपने एक लेटर लिखना हो ना तो हम लेटर का फॉर्मेट बना बनाया ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? चेक कर लें आप एक लेटर लिखना चाह रहे हैं, आपको यार मिल जाए लेटर बना बनाया, उसमें चेंजेस करके हम उसी लेटर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके सेंड कर देते हैं। लेकिन बेटा याद रखिएगा, तो ये जो आपकी बोगस रिसर्चेज होती हैं, इनकी वजह से जो इनके रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको नहीं पता कि ये रिजल्ट सही है या इसके जो बाद में जो फीडबैक आएगा वो सही आएगा कि गलत आएगा, क्योंकि दैट्स अ बोगस रिसर्च। लेकिन
जो रियल रिसर्चेज होती हैं, जो हम लोग इस तरह आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आप टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, आप डाटा खुद कलेक्ट करेंगे, आप उसका एनालिसिस करेंगे, आप सॉफ्टवेयर में डाटा को डालेंगे, आपके सामने रिजल्ट्स आएंगे, फिर हम कह सकते हैं कि यार जो हमने रिसर्च खुद की है, हमने लोगों से डाटा खुद कलेक्ट किया है और लोगों के ये व्यूज और उसके ये रिजल्ट्स आ रहे हैं और इस तरह से लोग जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, जो रियल रिसर्च होती है वो मेथोडोलॉजिकल रिगरस होती है। रिगरस का मतलब क्या होता है, एनीवन? सर टाइम टेकिंग, हार्ड वर्किंग, जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगे। नहीं वो ओके, वो तो मैथ में ये लिखा है मेथोडोलॉजिकल। मैथ ये जो आपने जो मेथोडोलॉजी यूज किया वो रिगरस होती है। रिगरस का मतलब होता है कि जब आप उस रिसर्च को, अगर उस मेथोडोलॉजी को कोई और रिसर्चर भी उसी पैरामीटर के ऊपर आके चेक करना चाहे कि यार इस बंदे ने फलां सैंपल से डाटा कलेक्ट करके और उसके रिजल्ट्स निकाल के ये रिजल्ट्स निकाले थे, और कोई और बंदा भी आके उसके ऊपर रिसर्च करना चाहे तो उसके रिजल्ट्स वही आएंगे जो मेरे रिजल्ट्स आए थे, जो सही रिसर्च होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में मिलाएं तो वाटर बनता है। अब ये आपने टेस्ट करके लिख के दिया है H2O वाटर बनेगा। अब अगर वही सेटिंग, जिस सेटिंग में मैंने काम किया था, अगर कोई और रिसर्चर आता है, तीसरा चौथा बंदा, और वो आके आपकी रिसर्च को, आपकी मेथोडोलॉजी को इंप्लीमेंट करना चाहता है दोबारा से, तो वही रिजल्ट्स आने चाहिए और रियल रिसर्च के रिजल्ट्स वही आते हैं। माइनर सा डिफरेंस हो सकता है लेकिन मेजर डिफरेंस नहीं होगा, टोटली ऑपोजिट रिजल्ट्स नहीं आ सकते। दिस इज कॉल्ड मेथोडोलॉजिकल रिग्रेस। रिग्रेस का मतलब होता है कि आप उस रिसर्च को किसी भी जगह पे जाके दोबारा इंप्लीमेंट करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ साथ में, इन द सेम स्टडी सेटिंग, इन द सेम स्टडी सेटिंग। सेम स्टडी सेटिंग का मतलब है कि अगर मैंने पाकिस्तान के अंदर रिसर्च की है तो आपने उसको पाकिस्तान में टेस्ट करना है। ये नहीं कि आप उस रिसर्च को जाके बांग्लादेश में या यूके में टेस्ट करेंगे तो मे भी वहां रिजल्ट चेंज हो जाए, क्योंकि हर एक का अपना अपना एनवायरमेंट है, हर एक का अपना अपना सेटअप है। तो अगर आप उसी सेटिंग के अंदर दोबारा रिसर्च को टेस्ट करेंगे तो उसके वही रिजल्ट्स आएंगे जो पहले रिसर्चर ने दिए थे। और ये एक अच्छी रिसर्च की सबसे बड़ी जो है वो क्वालिटी होती है। एंड नंबर 2 देखें, फाइंडिंग्स आर इंटरप्रिटेबल, यानी जो उसकी फाइंडिंग्स होंगी आप उसको इजीली अंडरस्टैंड करेंगे और उन फाइंडिंग्स को हम इजीली इंटरप्रेट करके उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको ये फायदे होंगे। देखिए जब हम थीसिस लिखेंगे ना, आप जब कंक्लूजन पे जाएंगे, जो भी आपने टॉपिक सिलेक्ट किया होगा, आप उसको जब कंक्लूड करोगे डाटा एनालिसिस की बेस के ऊपर, तो आप साथ में एक हेडिंग लिखोगे सजेशंस की। उस सजेशंस के अंदर आप यही बताएंगे कि मैंने ये रिसर्च की है, ये रिजल्ट्स आए हैं और इस तरह से लोग इफेक्ट हो रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज में ये चेंज ले आए तो ये बेहतरी हो सकती है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये काम कर ले तो ये बेहतरी हो सकती है। दैट इज कॉल्ड सजेशंस। अब ये सजेशन गवर्नमेंट की मर्जी है कि उसको इंप्लीमेंट करती है या नहीं करती, लेकिन अगर आप डेवलप कंट्रीज के अंदर देखें तो वहां पे जो रिसर्चेज होती हैं बेटा, वो इंडस्ट्री बेस्ड रिसर्चेज करते हैं और वो जो रिजल्ट्स देते हैं इंडस्ट्रीज उनको इंप्लीमेंट करवाती हैं अपनी इंडस्ट्रीज के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई टेक्सटाइल सेक्टर ये देखना चाह रहे हैं कि हम टेक्सटाइल सेक्टर को कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो वो रिसर्चर्स को हायर करेंगे। रिसर्चर्स उनको बताएंगे कि अगर आप ये काम कर लेंगे तो बेहतरी आएगी, और वो करते हैं। इसी वजह से बेटा वो उन कंट्रीज के अंदर जो रिसर्चेज हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन है। लेकिन हमारे मुल्क में जितनी रिसर्चेज होती हैं उसमें मोस्टली बोगस होती हैं, सॉरी टू से दैट, यानी हम घर बैठ के कर लेते हैं। लेकिन जो बहुत ज्यादा अच्छी रिसर्चेज होती हैं उनके रिजल्ट्स कुछ जगहों पे इंप्लीमेंट भी किए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर देख लें, आप देख लें हमारा, वहां पे मोस्टली जो रिसर्चेज है वो इंप्लीमेंट होती हैं। नए तरह के बीज आ रहे हैं, बहुत सी नए नए प्रोडक्ट्स जो है वो पौधे जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से। तो इस रिसर्च को इंप्लीमेंट करना चाहिए और यही एक अच्छी रिसर्च की निशानी है कि जो आप रिजल्ट्स दे रहे हैं, जो आप सजेशन दे रहे हैं, जब हम उसको इंप्लीमेंट करें तो उसके कोई ना कोई रिजल्ट्स हमें मिले। एंड डेफिनेटली बेटा रिसर्च हमेशा जो है वो कोशिश होती है कि जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दिया जाए, और सजेशन में आपने सोल्यूशन ही देना होता है। ओके बेटा, व्हाट इज नॉट रिसर्च, ये शायद मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था। रिसर्च क्या, जिस तरह भी आपने बोला कि मैं कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा हूँ कि फलस्तीन और इसराइल के ऊपर, तो आपने क्या किया, आपने कुछ न्यूज सुनी, कुछ आपने नेट से सर्च किया और उसके बाद आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर दे दिया, तो दिस इज नॉट अ रिसर्च। अभी आपने आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम किसी पर्सनालिटी के ऊपर कर सकते हैं, तो बेटा दिस इज नॉट अ रिसर्च, इसको हम प्रोजेक्ट कह सकते हैं। रिसर्च और प्रोजेक्ट में फर्क होता है। प्रोजेक्ट का मतलब होता है उसमें आपने डाटा कलेक्ट करके, जिस तरह आपको पता होगा कि जब रिसर्च की हम टाइप पढ़ाते हैं तो वहां पे एक
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी होती है, जिसकी एक टाइप है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है कि आपने फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स तो देखी, आपने देखा, डाटा कलेक्ट किया, उसको डिस्क्राइब कर दिया। मैंने आपसे बोला कि मुझे बताया पाकिस्तान की 5 साल की परफॉर्मेंस बताएं क्या है जीडीपी की। आपने क्या किया, पाकिस्तान के 5 साल परफॉर्मेंस का डाटा उठाया और उसको आपने एक स्लाइड शो में बनाया और उसको आपने इंटरप्रेट करके बता दिया 2015 में पाकिस्तान की ये सिचुएशन थी, 16 में ये है, 17 में ये है, 18 में ये है, 19 में ये है, 20 में ये है। So this is called descriptive research. Reassembling and recording facts or information without interpretation. That is also not a research. अब अगर आपने कोई फैक्ट कलेक्ट कर लिया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली और आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर रहे, उसको सजेस्ट नहीं कर रहे, उसके लिए प्रॉपर आपने कोई मेथड यूज नहीं कर रहे, उसको प्रॉपर तरीके से आप टेस्ट नहीं कर रहे, तो दैट इज नॉट अ रिसर्च। इसीलिए बेटा टेस्टिंग ऑफ डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, टेस्टिंग ऑफ डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको आपने टेस्ट भी करना है कि वेदर दिस डाटा, ये जो डाटा आपको दे रहा है, बता रहा है, इस डाटा आपको बता क्या रहा है। अगर आप लोगों की साइकोलॉजिकल बिहेवियर के ऊपर सर्च कर रहे हैं, तो जो डाटा आपने कलेक्ट किया, लोग उस अपने बिहेवियर क्या शो कर रहे हैं आपको, अगर आप वो चीज नहीं करेंगे तो दैट इज नॉट अ रिसर्च, उसको आप रिसर्च नहीं करेंगे। आप देखिए व्हाट इज रिसर्च देन, फिर रिसर्च हम किसे बोलते हैं ये देखिए, समथिंग दैट पीपल साइंटिस्ट अंडरटेक इन ऑर्डर टू फाइंड थिंग्स आउट इन अ सिस्टमैटिक वे, thereby increasing their knowledge। ये आपको साथ में लिंक भी शेयर किया हुआ इसका, ये बुक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा स्टैंडर्ड्स की। कि रिसर्च बेसिकली हम बोलते हैं कि सिस्टमैटिक तरीकेकार को बोलते हैं, जिसके अंदर हम, जिस तरह मैंने आपको वो जो आप ये बोले कि मैंने आपको अभी 10-12 स्टेप्स दिखाए थे, दैट इज रिसर्च। कि आपने एक सिस्टमैटिक तरीके से चलना है और एंड तक आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, और उसके बाद आपके नॉलेज में इजाफा भी होगा। कि आपने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, देन फिर आपने फिलॉसफी को अंडरस्टैंड किया, रिसर्च मेथोडोलॉजी बनाई, देन फिर उसके ऊपर आपने डाटा कलेक्शन की, उसका एनालिसिस किया, देन फिर आपने उसके बाद उस रिजल्ट्स को सजेस्ट किया, इंप्लीमेंट किया, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। अगर आप बैठे बैठे यहाँ पे मैं आप खबरें सुन रहे हैं और खबरें सुनने के बाद आपने कोई कॉलम लिख दिया, तो कॉलम इज नॉट अ रिसर्च। ये जो बात ध्यान में रखिएगा, मैं बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ थीसिस पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च को समझाना चाह रहा हूँ। तो उस रिसर्च, हम उसको ये नहीं कहते कि वो रिसर्च इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम उसको डिस्क्रिप्टिव कह सकते हैं कि दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। लेकिन प्रॉब्लम सोल्यूशन वाली जो हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जो काम कर रहे हैं, उसके लिए हम ये बात कर रहे हैं कि दिस इज नॉट अ रिसर्च। कि आपने सिर्फ डाटा कलेक्ट करके उसकी बेस के ऊपर आपने दे दिया, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी है। ये डेफिनेशन मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन की थी आप लोगों को कि अच्छी रिसर्च में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गई, एक रिसर्च के अंदर क्या होना चाहिए, क्लियर पर्पस होना चाहिए कि आप किसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, और यही बेटा मेन हमारा काम है, जिसे हम बोलते हैं आइडिया जनरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, आप इसे कह लें, जो आपके सामने है। डाटा को प्रॉपर तरीके से आपने कलेक्ट करना है और देन डाटा को आपने उसको एनालिसिस करने के बाद प्रॉपर तरीके से आपने उसको इंटरप्रेट करना है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी रिसर्च के अंदर। अब सिस्टमैटिकली का एक वर्ड यूज किया था, सिस्टमैटिकली का मतलब क्या होता है, इसको अब अगर आप पढ़ लें तो आपके सामने बेटा ये आ जाएगा, ये आपके सामने चीजें लिखी हुई हैं। आखिरी जो 4-5 चीजें अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लें तो दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिकली, डिस्क्राइबिंग, एक्सप्लेनिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिसाइजिंग एंड एनालाइजिंग। तो जो रिसर्च होता है उसके मुख्तलिफ पर्पस के लिए बेटा हम इसको करते हैं। यानी आपने कोई चीज को डिस्क्राइब करना होगा, उसके लिए आप रिसर्च कर सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी बोला डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन इट शुड बी सिस्टमैटिकली, अगर आप कर रहे हैं तो वो रिसर्च है। अंडरस्टैंड के लिए अपने कर रहे हैं, क्रिटिसाइजिंग करना किसी को, उसके लिए कर रहे हैं, या फिर आपने प्रॉपर तरीके से जो एनालिसिस करना है। बेसिक और अप्लाइड हम पहले पढ़ चुके हैं, ये मैं जस्ट स्किप करूंगा स्लाइड। ये लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को डेफिनेशन भी बता दी थी कि बेसिक रिसर्च क्या होती है और अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। चलें, ये डेटाबेसेस हैं, ये जब आप डाटा कलेक्शन की तरफ जब जाएंगे ना, तो ये कुछ डाटा, ये कुछ डिबेट्स हैं, सॉरी डाटाबेस का नहीं, कुछ डिबेट्स हैं। तो ये आप उन डिबेट्स को पढ़ सकते हैं कि क्या मतलब, ये जस्ट नाम लिखिए, अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो उसके ऊपर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, इसकी डिटेल भी मिल जाएंगी आपको। ये आगे उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया गया है, देख लें बेटा। ये हम चीजें वैसे पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन मैं आपके सामने फिर भी ओपन कर देता हूँ। 4 चीजें बेटा, नॉलेज प्रोडक्शन क्या होता है, रिसर्च प्रैक्टिस गैप क्या होता है, एविडेंस बेस्ड क्या होता है, बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बारे में आगे थोड़ा सा ये देखिए आपके सामने एक्सप्लेन भी किया गया है।
जी मुख्तलिफ तरह की बेटा चीजें होती हैं। कुछ रिसर्च के ऊपर हम एम्फेसाइज करते हैं कि आप एकेडमिक बेस के ऊपर रिसर्चेस करें। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं आपसे अभी अगर मैं आपसे कहूं तो मैं कहता हूं कि मेरा जिस तरह हमारा जो इंटरेस्ट है वो एजुकेशनल सेक्टर से है, तो मैं आपसे कोशिश करूंगा कि अगर आप कोशिश करें कोई एकेडमिक से रिलेटेड जो है वो रिसर्च कर लें। कुछ एम्फेसाइज हम करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर कि आप अप्लाइड वन की तरफ चले जाएं, जिस तरह आपको प्रॉपर एक प्रॉब्लम को लें और उसके ऊपर उसको कोई सोल्यूशन सजेस्ट करें। लिटिल फोकस जो होता है वो रिसर्च बाय प्रैक्टिशनर्स की तरफ बेटा हम जाते हैं, यानी हमारा जो ज्यादातर जो फोकस होता है ना स्टूडेंट्स का, जो हम करवाते हैं, सीधी सी बात है, वो यही हम करवाते हैं कि आप या तो बेसिक की तरफ जाएं या फिर आप अप्लाइड की तरफ जाएं। अप्लाइड की तरफ भी हम हमारे मुल्क के अंदर अप्लाइड की तरफ इसलिए नहीं लेके जाया जाता कि वो इंडस्ट्री बेस्ड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हम मोस्टली उठाते हैं, तो उसके ऊपर स्टूडेंट्स का काम ये नहीं कि हम करवा नहीं सकते। मैं अपने मुल्क की एग्जांपल दे रहा हूँ कि वहां पे हम करवाते नहीं है। हमारा जो मोस्टली फोकस होता है कि क्या होता है यार कि जो एकेडमिक बेस्ड रिसर्चेस हैं, जो जनरल से टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर जो है वो स्टूडेंट जो है वो काम करें। इसको बेटा आप देख लीजिएगा, इसमें मेरा ख्याल कोई ऐसी चीज है नहीं, जस्ट इसमें यही चीजें बताई गई कि क्या होती है, रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, ये हम बता चुके हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डिजाइनिंग द रिसर्च, कलेक्टिंग द डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड देन राइट अप। ये स्टेजेस ऑफ द रिसर्च प्रोसेस है, जो मैं पीछे आपको डायग्राम दिखा के आया था। ये उस डायग्राम की थोड़ी सी चीजें यहाँ पे आपके सामने डिस्कस की हुई है। तो ये चीजें जो मैं आगे मूव कर रहा हूँ, ये सारे के सारे नीचे सोर्सेज लिखी है बेटा, ये बुक है आपकी स्टैंडर्ड्स की, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड बेटा, चेक करें जरा। थिंग्स टू बी कंसिडर इन योर ड्यूरिंग योर रिसर्च। इन चीजों के ऊपर बेटा बहुत ज्यादा फोकस करना है जब भी आप रिसर्च, इवन के जब आप थीसिस भी करेंगे अपना, तो इन चीजों के ऊपर आपने लाजमी फोकस करना है। द इम्पैक्ट ऑफ योर पर्सनल फीलिंग्स एंड बिलीव्स। बाज दफा ऐसे होता है कि हमारे जो पर्सनल फीलिंग्स और बिलीव्स होते हैं वो हमारी जो रिसर्च होती है उसके रिजल्ट्स को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मेरी फीलिंग या मेरे बिलीफ ये है कि जी के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका जो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा बैड एनवायरनमेंट मिलता है, उनको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, ये मेरी फीलिंग्स है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं बीबीए के अंदर मैंने फ्लाई यूनिवर्सिटी से किया, तो मुझे वहाँ पे यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं मिली, वहाँ का फीलिंग मेरा एक्सपीरियंस बड़ा बुरा रहा। अब मैं एमएस में किसी और यूनिवर्सिटी में आ गया तो मेरी फीलिंग्स अभी वही आ रही है। तो अगर आप अपनी फीलिंग्स और बिलीव्स को अपनी रिसर्च के ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपके रिजल्ट्स बेटा जो है वो गलत हो जाएंगे। मे पॉसिबल सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी ना हो। एक्सक्यूज मी सर। जी सॉरी, बोले सर, इसको हम पर्सनल बाइसेस या बायसनेस कह सकते हैं इस रिसर्च में। बिल्कुल 100% एग्रीमेंट, बिल्कुल आप इसको पर्सनल बायसनेस भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले पढ़ के आया हूँ कॉमसेट से और मैंने यहाँ पे आके जीसी में ले लिया, अगर मेरा कॉमसेट का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा फॉर एग्जांपल, तो मेरा एक बिलीफ डेवलप हो गया कि जब मैं जीसी की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछूंगा तो ये भी वही आंसर देंगे जो मैंने सोचे हुए हैं कि जी वहां पे ये था, वहां पे ये था, तो ये लोग भी वही आंसर देंगे। लेकिन मे पॉसिबल जब आप डाटा कलेक्ट करें तो उसके रिजल्ट टोटली ऑपोजिट आए। लेकिन क्योंकि अब आप पर्सनल बायसनेस की तरफ जा रहे हैं तो फिर आप रिजल्ट्स को अगर चेंज करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, तो इट्स नॉट अ गुड रिसर्च। इस चीज से आपने अवॉइड करना है। पर्सनल जो भी आपके बिलीफ्स हैं, पर्सनल जो भी आपकी बायसनेस है, उसको अपने रिसर्च के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होने देना, अदरवाइज आपके जो रिजल्ट्स हैं वो टोटली गलत हो जाएंगे और फिर उस रिसर्च का कोई फायदा नहीं होगा। एक्सेस टू डाटा, ये वही वाली बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की आप लोगों से, कि जब भी आप टॉपिक सिलेक्ट करें पहले ये देख लें कि उसका डाटा अवेलेबल है या नहीं है। हम करते क्या है कि हम टॉपिक को तो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो बड़ा यूनिक सा टॉपिक ले लेते हैं कि यार इससे पहले नहीं काम हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर आप एक ऐसा यूनिक टॉपिक लेके आए तो आपसे ज्यादा लोग भी तो मार्केट में बैठे ना जो रिसर्च करने वाले हैं, उन लोगों ने इस पर क्यों नहीं कर लिया काम? क्या प्रॉब्लम थी? मे पॉसिबल बहुत सारे लोगों ने इसलिए वो टॉपिक छोड़ दिया कि उसके ऊपर डाटा की एक्सेस अवेलेबल नहीं है इजीली। तो फिर क्या किया जाए? फिर उस टॉपिक को मॉडिफाई किया जाए या फिर उस डाटा को एक्सेस उसको बनाया जाए। अगर पाकिस्तान से नहीं मिल सकता तो बाहर से पता कर लें, अगर बाहर से मिल सकता, कोई दोस्त है आपके, किसी डेटाबेस की एक्सेस आपके पास है, अगर वहां से निकलवा सकते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं निकलवा सकते तो फिर आपको वो रिसर्च के टॉपिक जो है उसको मॉडिफाई करना चाहिए। ये सेकंड पॉइंट है आपने रिसर्च के अंदर सोचना, और ये आपने उस वक्त सोचना जब आप टॉपिक को फाइनलाइज कर रहे हैं। टाइम एंड अदर रिसोर्सेज, कि जो रिसर्च आप कर रहे हैं उसके ऊपर कितना टाइम लगेगा, क्या उसके लिए मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है। अब आपने टॉपिक ले लिया कि मैं पाकिस्तान के
5 सूबों में से 10-10 यूनिवर्सिटीज लूंगा फॉर एग्जांपल, आपने ये सैंपल ले लिया, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप पाकिस्तान के 5 सूबे विजिट कर सकें, या आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप 5 सूबों में जा सकें, या आपके पास इतना टाइम है या रिसर्च कंप्लीट करने के लिए फॉर एग्जांपल आपको टाइम दिएगा 3 माह के अंदर आपने सबमिट करवाना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि 3 माह के अंदर मैं कंप्लीट कर लूंगा? तो ये चीज भी आपने पहले सोचनी है, ये नहीं कि जब आप जी साज जफर आपने हैंड रेज किया बेटा। नहीं सर, वो गलती से टच हो गया था, सॉरी सर। जी सॉरी सर गलती से टच हो गया था। ओके कोई बात नहीं, ओके इट्स ओके। तो ये चीज आपने देखनी है, टाइम है, अदर रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल है या नहीं। देन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा, यस दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी क्या है और उसकी रिलायबिलिटी है या नहीं है। ये नहीं कि आपने अगर सेकेंडरी सोर्स से डाटा उठा लिया तो वो सेकेंडरी सोर्स क्या वैलिड सोर्स है कि नहीं। अब आप कहते हैं नहीं मैंने पाकिस्तानी बैंकिंग का डाटा लेना है, तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान या तो आप उन बैंक्स की वेबसाइट से डाटा उठाएं वो वैलिड है, या फिर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से डाटा उठाएं वो वैलिड है। यानी जहां से आपने डाटा उठाया क्या वो सोर्स वैलिड है या नहीं है। क्योंकि बाद लोगों ने, अब अगर आप देखें तो नेट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपनी खुद से डाटा बेसिस बना के उसके ऊपर डाटा रखा हुआ, लेकिन उसको अब उसकी वैलिडिटी नहीं है। मे पॉसिबल उन्होंने डाटे को मॉडिफाई करके वहां पे बना के रखा हो। तो जो डाटा आपने कलेक्ट करना है उसका सोर्स वैलिड है या नहीं है, वो रिलायबल डाटा है या नहीं है, ये चीज भी आपने चेक करनी है। इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं, वो टेस्ट भी मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं प्राइमरी डाटा के स्पेसिफिकली। क्योंकि सेकेंडरी डाटा के लिए तो हमारे पास वेबसाइट के सोर्सेज हम उसी को रिलायबल मान लेते हैं। जिस तरह अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से डाटा उठाएंगे तो कहा जाएगा ठीक है जिसके ऊपर जो डाटा है वो रिलायबल डाटा है, उसको हम चेक उसको मान लिया जाए। एंड देन बेटा एथिकल इश्यूज, वही जो मैंने पहले बताया था कि जो रिसर्च आप करने जा रहे हैं क्या वो एथिकली पॉसिबल है कि नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई सोसाइटिकल इश्यूज तो नहीं बनेगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं क्रिएट होगा सोसाइटी का। जिस तरह फॉर एग्जांपल खुदा ना मैं एग्जांपल देता हूं कि आप किसी स्पेसिफिक मसले के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं कि इन लोगों के मसले के क्या बिलीफ है या किस किस्म की रिसर्च कर रहे हैं स्पेसिफिकली, जो हमारे उर्दू इस्लामियात या पंजाबी इस किस्म के जो स्टूडेंट्स थीसिस रिसर्च करते हैं तो उन किसी किस्म की रिसर्चेज होती हैं। तो फिर हम इस किस्म के टॉपिक से अवॉइड करते हैं। अगर इसकी रिसर्च मार्केट में आती है तो लोगों का जो है वो डेफिनेटली जिस तरह बिलीफ होते हैं वो इफेक्ट ना हो। अगर इफेक्ट होंगे तो फिर डेफिनेटली क्लैश क्रिएट होगा। तो ये चीज भी आपने चेक करनी है कि जो रिसर्च आप करने जा रहे हैं वो एथिकली रिसर्च ठीक है या नहीं है, इस चीज को भी आपने कंसिडर करना है। चलें, ये मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से रिसर्चेज आप कर सकते हैं, मतलब क्या क्या होना चाहिए, ये भी मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बेस होनी चाहिए। जिस तरह भी मैंने आपके सामने बोला कि थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इसकी इंप्लीमेंटेशन आपको नजर आनी चाहिए। सिस्टमैटिक अप्रोच आपने यूज करनी है, उसके अंदर रिगर होनी चाहिए। जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि रिगर क्या होता है कि कोई और बंदा भी आपकी रिसर्च को टेस्ट करना चाहे तो उसके वही रिजल्ट्स आने चाहिए जो आपकी रिसर्च जो की है। ट्रांसडिसिप्लिनरी होनी चाहिए, लाजमी नहीं कि किसी आपने एक ही डिसिप्लिन में करनी है, आप मुख्तलिफ डिसिप्लिन के अंदर भी काम कर सकते हैं। ये नहीं कि अब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो सिर्फ आपने पब्लिक एड के अंदर ही जो है उसी से टॉपिक लेना है, लें उसके अंदर से भी, मैं ये नहीं कहता ना लें, लेकिन आपको जनरल टॉपिक्स भी ले सकते हैं। डजंट मीन दैट कि उसके ऊपर आपकी रिसर्च नहीं करवाई जा सकती। आप कोई मैनेजमेंट का टॉपिक ले सकते हैं, आप कोई मार्केटिंग का टॉपिक ले सकते हैं, आप कोई पब्लिक एड से रिलेटेड भी टॉपिक ले सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जो कि मैंने आपको बोला, ये आपने कोई टॉपिक अगर आपके माइंड में कोई चीज अगर चल रही है अभी, उसका बेहतरीन हल ये है कि आप गूगल स्कॉलर के ऊपर जाएं और उस टॉपिक को सिर्फ वहां लिख के सर्च कर लें कि इसके ऊपर क्या काम हुआ है। फिर उस टॉपिक के बहुत से मुख्तलिफ एंगल से लोगों ने काम किया होगा, उन एंगल्स को देखें कि जी फलान इस एंगल पे काम किया, फलान इस एंगल पे काम किया, मैं इस एंगल में इंटरेस्टेड हूँ। फिर उस इंटरेस्टेड वाले एरिया को पकड़ लें और उसमें देखें लोगों ने क्या काम किया, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका आइडिया मिल जाएगा। जब आपको आइडिया मिल गया तो उसके बाद फिर आप ये चीजें ज़हन में रखें कि इसका डाटा हो जाएगा, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैंने कैसे करना है, उसके बारे में सोचिए। अगर आप एक पूरे का पूरा माइंड सेटअप बना लेंगे अपने माइंड के अंदर तो आपके लिए जो थीसिस करना है वो बहुत आसान हो जाएगा। ओके, एक डिटेल बेटा बताई कि रिसर्च के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोसीजर्स, ये सारी की सारी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले भी आपके लिए। इसको आप जस्ट देख लीजिएगा, इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है। ये बेटा आपका मेन काम है आगे, जो जिसके लिए आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, दैट इज रिसर्च प्रपोजल। तो आपने सबसे पहले प्रिपेयर करना है बिफोर योर थीसिस। तो प्रपोजल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, चलें फिलहाल हमारी वीडियो एंड हो रही है, बताएं। अगर कहते हैं तो मैं ये पढ़ा देता हूँ, अगर कहते हैं तो फिर यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, इसको फिर हम नेक्स्ट में रख लेते हैं, वहां पे डिस्कस कर लेंगे। सर आई थिंक नेक्स्ट में कर लेते हैं सर। अब
अभी सर नेक्स्ट में कर ले प्लीज। ओके, अभी आप फिलहाल मुझे भी हमारी वीडियो एंड हो रही है, चलिए जब तक ये एंड नहीं होती मैं कुछ आपको टास्क दूंगा अभी जो आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम करके आना है। टास्क आपने ये करना है नेक्स्ट क्लास के अंदर आने से पहले कि आपने इंडिविजुअल स्टूडेंट से मैं पूछूंगा आपका ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपने सोच के आना है कि आपने किस एरिया में काम करना है। आपने हेल्थ इंडस्ट्री में काम करना है, आपने सार्क कंट्रीज पे काम करना है, आपने फ्लांग कंट्रीज पे काम करना है, और उससे रिलेटेड कोई से 2 लेटेस्ट पेपर, रिसर्च पेपर लेटेस्ट जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड कोई से भी 2 रिसर्च पेपर सिर्फ आपने डाउनलोड करने हैं। मैं आपको पढ़ने को भी नहीं कह रहा, उसको डाउनलोड करके उसका जो सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट होता है 3-3 4-4 लाइंस का, वो आपने पढ़ के अपने पास रख लेना है कि ये उसका अब्स्ट्रैक्ट है, उसकी 4 लाइनें ये हैं और उसके अंदर उसने क्या बयान किया हुआ है। वो मैं आपसे सिर्फ उसकी समरी पूछूंगा 2-2 3-3 लाइंस के अंदर। दोबारा सुन लें, आपका ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिसमें आप काम करना चाह रहे हैं, सोच लीजिएगा, पूरा वीक है आपके पास। उसके बाद आपने उस ब्रॉड एरिया को गूगल स्कॉलर पे जाके लिखना है और कोशिश करनी है 2019 और 2020 के पेपर्स, अगर 21 का मिल जाए तो और भी बेहतर है। 19, 20, 21 के जो लेटेस्ट पेपर हैं उनमें से कोई 2 पेपर उनको आपने डाउनलोड कर लेना जो आपके ब्रॉड एरिया से रिलेटेड हो, और उनका सिर्फ ऑब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है। वो 3 से 4 लाइन का होता है। उस ऑब्स्ट्रैक्ट के अंदर पूरे का पूरा आइडिया एक्सप्लेन किया होता है कि उसने क्या क्या चीज चेक की है, क्या रिजल्ट्स आए हैं और क्या करना चाह रहा है। वो 4 लाइनों में एक्सप्लेन हो जाएगा आपके साथ। ये आपने काम नेक्स्ट क्लास के अंदर करके, और मैं इंडिविजुअली आपसे पूछूंगा 1 बाय 1 कि आपका ब्रॉड एरिया क्या है और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। फिर मैं आपको वहीं पे गाइड करूंगा कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। राइट सर। ठीक हो गया। इससे ये होगा कि हम एक तो थ्योरी भी पढ़ते जा रहे हैं, साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी काम होता जाएगा हमारा, ताकि आपको चीजें थोड़ी सी मजीद क्लियर भी होती जाए। जी सर। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी बेटा? No sir, thank you very much. थैंक यू sir. सो मच, No, sir, थैंक यू thank सो मच। बेस्ट ऑफ लक जी। सर अल्लाह प्लीज सर वो लिंक सेंड कर दीजिएगा ठीक है, अपना। मैं ये अपलोड करके आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। जी सर, जी thank सर। you very much. थैंक अल्लाह यू, हाफिज। थैंक यू अल्लाह हाफिज। सर। ओके सर, अल्लाह टेक हाफिज। केयर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।